Good morning class 12th student. In last lecture we have studied about electric potential on axial position and coaxial position. Today we will start equipotential system या हम बोल सकते हैं सरफेस कि इक्विपोटेंशियल सिस्टम हम किसे बोलेंगे या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कौन कौन सी होती है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल की बात करें हम तो इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, पोटेंशियल का बेटा इक्वल होना, कहाँ पर, हर पॉइंट पर, मीन्स इन ऑल डायरेक्शन, है ना। सभी डायरेक्शन में जो एक पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए हर डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू वहाँ पर चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को या ऐसी सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे या इक्विपोटेंशियल सिस्टम बोलेंगे अगर हर पॉइंट पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू वहाँ पर क्या मिल रही है बेटा, एक जैसी मिल रही है, सेम मिल रही है। और वैसे भी पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है ना, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसे डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है ना, इस पॉइंट चार्ज को हमें क्या करना है, इस पॉइंट चार्ज पर देखना है कि इक्विपोटेंशियल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ये करेंगे कि इस पॉइंट चार्ज को हम क्या कर देंगे, एक स्फेयर के अंदर रख देंगे। अब इस पॉइंट चार्ज को मैंने एक स्फेयर के अंदर रख दिया। जब इस पॉइंट चार्ज को मैंने स्फेयर के अंदर रख दिया है तो हर पॉइंट पर मुझे रेडियस क्या मिलेगी बेटा, हर पॉइंट पर मुझे रेडियस की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। जब मुझे रेडियस सेम मिलेगी तो पोटेंशियल भी क्या मिलेगा, मुझे हर पॉइंट पर सेम मिलेगा। अब इस स्फेयर को मैंने सेम एक और स्फेयर के अंदर रख दिया, तब भी इस पॉइंट पर रेडियस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना, रेडियस सेम मिल जाएगी और मुझे पोटेंशियल भी यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी, एक इक्विपोटेंशियल सिस्टम कहलाएगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फुटबॉल एक टाइप का इक्विपोटेंशियल सिस्टम है, फुटबॉल, है ना। यहाँ पर हर पॉइंट पर हमें जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो क्या मिलेगी बेटा, सेम मिलेगी। अब अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज है ना, अब इस लाइन चार्ज को हम किसके अंदर रख सकते हैं, इस लाइन चार्ज को हम सिलेंडर के अंदर रख सकते हैं, है ना। इस लाइन चार्ज को हमने सिलेंडर के अंदर रख दिया। कौन से चार्जेस अवेलेबल हैं, पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर दे दिए, ठीक है। अब जब मैंने इसका बीचे बीच रख दिया है तो हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस मिलेगी बेटा मुझे, चाहे इस साइड हो या इस साइड हो, तो डिस्टेंस की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। जब डिस्टेंस की वैल्यू मुझे सेम मिलेगी हर पॉइंट पर, तो जो पोटेंशियल है V है वो भी मुझे क्या मिलेगा, हर पॉइंट पर सेम मिलेगा, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अब इसका कोई पर्टिकुलर शेप तो होता नहीं है बेटा, मीन्स जो शेप में हम, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, हम जिस शेप में इसे डाल देंगे उसी शेप में हम इसे निकाल सकते हैं पोटेंशियल को, ठीक है। अब अगर हमारे पास में एक शीट ऑफ पेपर है या शीट ऑफ चार्ज है ना, चार्ज शीट देखी थी हमने, इस तरह की हमने एक शीट ले ली और ये कैसी चार्ज होती है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो हमने पॉजिटिव चार्ज जो है स्प्रेड कर दी इसके ऊपर, है ना। अब क्या ये इक्विपोटेंशियल सिस्टम होगी, अब शीट के सामने अगर हम एक शीट और रख देते हैं, है ना, इसके सामने हम एक तीसरी शीट और रख देते हैं, इस तरीके से हम काफ़ी सारी शीट यहाँ पर रखते जाएंगे, है ना। तो ये जो इनके पॉइंट है ये मुझे हर पॉइंट पर क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो ये भी क्या कहलाएगी बेटा, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर बेटा कहलाएगी, है ना। अब जितनी भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती है बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं हम, है ना। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वर्क डन इन मूविंग चार्ज in
इक्विपोटेंशियल सिस्टम इज़ ज़ीरो, है ना, ज़ीरो हो जाएगा वर्क डन। जब भी कोई इक्विपोटेंशियल सिस्टम हमारे पास में होगी, उसके अंदर कोई भी हम वर्क करना चाहते हैं, जैसे कि ये इक्विपोटेंशियल सिस्टम मैंने यहाँ पर बना ली कि हर पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, सेम मिल रही है। यहाँ पर एक पॉइंट ए रख दिया, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बी बना दिया, है ना। अब ए पर प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर हमने रख दिया है। अब इस इक्विपोटेंशियल सिस्टम के अंदर ए से अगर हम बी तक के इस चार्ज को लेकर जाते हैं, है ना, तो डब्ल्यू ए बी कितना निकलेगा मेरा बेटा? अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो वर्क डन निकल के आ जाएगा क्यू ए वी बी माइनस वी ए। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि जो फोर्स हमें मिल रहा है, अगर बात करें कि v की, तो पॉइंट वी ए और वी बी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब वी ए और वी बी एक दूसरे की इक्वल हमको यहाँ पर मिलेंगे तो वर्क डन भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सिस्टम में अगर हम वर्क डन करवाते हैं तो वर्क डन की वैल्यू हमें क्या मिलती है बेटा, ज़ीरो मिलती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, वो हमेशा कैसी होगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हर इक्विपोटेंशियल सिस्टम में मुझे कैसे मिलेगी, परपेंडिकुलर मिलेगी। ठीक है। जैसे कि यही इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि इस तरीके की मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, सॉरी एक इक्विपोटेंशियल सिस्टम बनाया है ना, सरफेस बना ली है, ए और बी इसको नाम दे दिया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। तो ये क्या एंगल बनाएगी, यहाँ पर थीटा एंगल यहाँ पर मुझे बनाएगी। तो यहाँ पर डब्ल्यू ए बी अगर हम वर्क डन करवाते हैं बेटा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, कितना कवर उसने डिस्टेंस किया है। तो डिस्टेंस हमने मान ली कि ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं, डी एल डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी एल यहाँ पर मिलेगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पर भी डिपेंड करेगा। तो हमने यहाँ पर कौन सा थीटा ले लिया है, कॉस थीटा ले लिया है। ठीक है। अब अगर हमने कॉस थीटा ले लिया है ना, अब कॉस थीटा जब हमने लिया है और थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलती है, थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है बेटा 90। जब हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 मिल रही है तो कॉस 90 तो क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि इसमें अगर कोई भी वर्क डन हम करवाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब जब वर्क डन ज़ीरो हो रहा है ना, चार्ज भी क्या हो रहा है, यहाँ पर डी क्यू चार्ज भी हो जा रहा है हमें पास में, पर वर्क डन ज़ीरो होता है ना। चार्ज ज़ीरो के बराबर नहीं होता है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होती है, और डिस्टेंस भी कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। लेकिन वर्क डन हमें यहाँ क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए हमें यहाँ पर मिलेगी। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बेटा कि इक्वी सरफेस जो होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं वो कोसेंट्रिक होती हैं। थर्ड पॉइंट है कोसेंट्रिक होती है ना, हमेशा कैसी होंगी, कोसेंट्रिक होगी। जैसे कि हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था, उसको एक स्फीयर में लिखा, फिर दूसरे स्फीयर में हमने रखा, तीसरे में रखा, चौथे में रखा, तो सेंटर पॉइंट तो उनका कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि वो कैसी होती हैं, वो कोसेंट्रिक होती है। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जितनी भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लेंगे वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं बेटा। ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, हर पॉइंट पर हमें डिफरेंट चीज़ें मिलेगी और कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो 4 पॉइंट हमने यहाँ पर देखे, इक्विपोटेंशियल सरफेस की 4 प्रॉपर्टी हमने देखी। फर्स्ट तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सिस्टम में किया गया वर्क जो होता है वो ज़ीरो होता है। इक्विपोटेंशियल सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है।
तीसरा पॉइंट हमने देखा कि इक्विपोटेंशियल सिस्टम क्या होती है, कोसेंट्रिक होती है। और चौथा पॉइंट हमने देखा है कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है।